मिस्टर भट्ट, जिस तरह से आपने मेंशन किया कि जो लैंग्वेज आपने अंडरस्टूड की उसके हिसाब से आप मान रहे हैं कि 50 से 75 बेसिस पॉइंट का कट गोइंग फॉरवर्ड आ सकता है। अब सवाल ये है कि हमने फरवरी ऑनवर्ड जो मार्केट में स्ट्रेंथ इमर्ज होते हुए देखी थी वो मोर और लेस काफ़ी स्मूथ रही मार्केट्स के। अब तक थोड़े बहुत हमने अप्स एंड डाउन्स देखे थे ग्लोबल मार्केट्स की ओर से जिसका प्रभाव दिखा था, लेकिन मोर और लेस मार्केट की जो राइड थी वो काफ़ी स्मूथ रही है। अब क्वेश्चन ये है कि अब दिवाली को हम अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद न्यू ईयर्स आएंगे, अर्निंग सीजन है, रेट कटौती की यहाँ पर बात हो रही है, तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि मार्केट्स अब गियर अप कर रहे हैं नए हाइस को क्रॉस करने की, और जब हम नए साल में एंटर करेंगे तो नए लेवल्स के साथ एंटर करेंगे? क्या इसकी प्रोबेबिलिटी लग रही है? I think we are running into second quarter results, और ये सेकेंड क्वार्टरली रिजल्ट्स काफ़ी अच्छी तरह से एक आइडिया देगा कि हम जो बैक एंडेड ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में वो मटेरियलाइज होगा या नहीं, और किस तरह से आउटलुक जो दे रही है कंपनीज उसके ऊपर भी काफ़ी डिपेंडेंट होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है एट द मोमेंट के प्राइसेस ऑफ द फंडामेंटल्स, और ये भी समझना जरूरी है कि अभी तक एफआई का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा है। हाँ, अगर हम देखें कि मार्च फर्स्ट से लेके आज तक एफआई का नेट इनफ्लो काफ़ी अच्छा रहा है, बट मोर और लेस ये भी जरूर मानना चाहिए कि वी हैव बिहेव्ड मोर और लेस इन लाइन विद द इंटरनेशनल मार्केट्स, whether it is Dow or other emerging markets, we are also in that particular zone. So अगले 2-3 महीनों में we will still be in line with the international markets. ऐसा लग रहा है कि शायद टाइम वाइज थोड़ा बहुत करेक्शन आ जाए, लेकिन प्राइस वाइज ऐसा नहीं लगता है कि कुछ खास करेक्शन आने वाला है, खास करके अगर हम देखें कि एफआई सपोर्ट और म्यूचुअल फंड का सपोर्ट देखें तो। सो द ब्रॉडली द अपट्रेंड विल बी हायर. Maybe by March, I think we should expect a new high, is what my broad guess would be. जी मिस्टर भट्ट, इनफैक्ट अब इमीडिएट ट्रिगर इनफैक्ट देखें तो क्वार्टर 2 की अर्निंग्स हैं, आप को क्या लगता है कि इस बार क्वार्टर 1 के मुकाबले क्या बेटर रह सकता है आउटलुक कंपनीज का? जैसे आपने खुद भी कहा कि कुछ कंपनीज ने जो खासतौर पर आईटी कंपनीज ने जो रेवेन्यू गाइड से एक दो ऐसी कंपनीज रही हैं जिन्होंने घटाया है, आपको ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेशन है क्वार्टर 2 अर्निंग्स से? So I think IT कंपनीज का तो काफ़ी क्लियर है कि शायद they are going to reduce the guidance. Most important is going to be the financials. और अगर हम देखें कि a lot of banks have benefited because of the treasury profits, तो ये बैंक्स को काफ़ी अच्छा एल्बो रूम मिल जाएगा कि to make the provisioning और providing for the bad assets और increase the coverage ratio. So मुझे लगता है कि शायद फाइनेंशियल्स विल बी अनदर सेक्टर विच विल बी समथिंग विच एवरीबडी विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि उनके इसमें और कितने स्लिपेजेस आ रहे हैं, वेदर फ्रेश स्लिपेजेस हो रहे हैं या रिस्ट्रक्चर एसेट से स्लिपेजेस हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सबको जरूर सब लोग क्लोजली वॉच करेंगे। बट हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, आई थिंक ऑन अ सेक्टर वाइज बेसिस इट विल स्टिल बी द फाइनेंशियल्स एंड द कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी लाइक ऑटो which will really dictate the course of the market. जी, तो फाइनेंशियल्स और ऑटो यहाँ से मार्केट के ट्रेंड को डिक्टेट करेंगे, और बीते 6 महीने की रैली में ये दोनों ही सेक्टर्स मार्केट के बैकबोन रहे भी हैं। लेकिन मिस्टर भट्ट, मैं फाइनेंशियल्स की बात करूंगी, और यहाँ पे मैं जो एडवांस टैक्स के नंबर्स आए थे हाल ही में उनको भी मेंशन करना चाहूंगी, क्योंकि एक इंडिकेशन जरूर एडवांस टैक्स नंबर्स देते हैं अर्निंग्स को लेकर। हालांकि प्योरली पैरामीटर इनको हम नहीं ले सकते हैं, नतीजे कैसे रह सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नंबर्स आए थे उसमें हमने देखा था कि SBI और प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक, ये दो ऐसे बैंक थे जिनके एडवांस टैक्स नंबर्स में हमने मोर देन 20% का डिप देखा था। वहीं कुछ ऐसे सिलेक्टिव PSU बैंक्स भी थे, एज एन लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, जिन्होंने अच्छे एडवांस टैक्स नंबर्स पोस्ट किए थे। तो जो ये 3-4 नाम मैंने लिए, ये कुछ ऐसे क्रूशल नंबर्स होते हैं जिनको हर बार अर्निंग सीजन में क्लोजली वॉच किया जाता है। तो आप कैसे देख रहे हैं SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर प्राइवेट बैंक्स में ICICI बैंक को? मुझे लगता है ये सब स्पेस में से हमको SBI खास करके बहुत अच्छा लगता है। हमको लगता है कि आफ्टर दिस कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द सब्सिडियरीज इनटू वन बैंक, उनका ओवरऑल मार्केट शेयर अमंग्स द PSUs विल स्टिल गो अप. एट बेस्ट एट वर्स्ट इट विल रिमेन सेम, और इट कैन इवन गो अप. जैसे कि मैंने कहा कि इनके पास ट्रेजरी प्रॉफिट्स है विच विल हेल्प देम
टू कुशन अगेंस्ट द एनपीएस या फिर कवरेज रेशियो बढ़ाने में। और ऐसा लग रहा है कि अगर हम और भी उसकी डेटा को एनालाइज करें तो ओवरऑल द वर्स्ट अपीयर्स टू बी बिहाइंड अस। और अगर इसका प्योर इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो लग रहा है कि शायद यहाँ से भी इट कैन गिव अ रीजनेबली वेरी गुड अप्रिसिएशन ओवर नेक्स्ट 8 to 12 months। जी मिस्टर भट्ट, अभी आपने ऑटो स्टॉक्स की भी बातचीत की थी और बीते 3 से 4 महीने के जो ऑटो सेल्स नंबर्स आए हैं वो काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में भी, टू व्हीलर सेगमेंट में भी। कमर्शियल व्हीकल थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा है, लेकिन बाकी 2 सेगमेंट्स की परफॉर्मेंस वॉल्यूम ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, जिसको लेकर होप्स काफ़ी हाई हैं इस बार के अर्निंग सीजन में। आपने भी वही बात कही अभी, लेकिन सवाल ये है कि आप मारुति सुजुकी को देख लीजिए, हीरो मोटोकॉर्प को देख लें, टीवीएस मोटर्स को देख लें, एस्कॉर्ट्स को देख लें, ज़्यादातर स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं या फिर उनके नज़दीक। और अब तक जितने भी जानकारों से हमारी बातचीत हुई है, जो राय है उनकी ऑटो शेयर्स पर वो बटी हुई है। इंटरेस्टिंग ये है, कुछ मानते हैं कि ये स्टॉक्स एक्सपेंसिव हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ से चलते रहेंगे और एक्सपेंसिव होते रहेंगे, तो इन स्तरों पर भी देखा जा सकता है। और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, ऐसे वॉइसेस भी जो मानते हैं कि अगर ऑटो स्टोरी को प्ले करना है तो शायद ऑटो एंसिलरी बेटर बेट हो सकते हैं। आप किस लॉबी को बिलोंग करते हैं, क्या लगता है आपको, और आपकी चॉइसेस क्या है ऑटो में या फिर ऑटो एंसिलरी में? आई थिंक जहाँ तक प्योर ऑटो प्ले है, इवन आई बिलीव दैट थिंग्स आर एक्सपेंसिव, इट इज़ लिटिल बियॉन्ड द वैल्यूएशंस। लेकिन ये ऑटो में ऐसे 2-3 स्टॉक है जैसे मारुति है, जिसको आप कभी भी अपने कोर पोर्टफोलियो में रखना पसंद करेंगे, भले वो फॉर द शॉर्ट टाइम इट कैन ट्रेड इन एन ओवर वैल्यूड सिनेरियो, क्योंकि ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस कंपनीज लाइक मारुति विल ऑलवेज डू वेल, एंड स्पेशली इन अ सिनेरियो लाइक इंडिया। तो उसको हम शॉर्ट टर्म में नहीं देख सकते हैं। ये जैसे एकदम सही रहा है कि ये एक्सपेंसिव है और एक्सपेंसिव रहेगा, और इसका री रेटिंग जो हो रहा है दैट इवन दैट पॉसिबली विल कंटिन्यू। जहाँ तक तो मुझे लगता है इन द ऑटो आई विल स्टिल गो फॉर मारुति और समथिंग लाइक टाटा मोटर्स इज समथिंग विच वी लाइक। और जहाँ तक ऑटो एंसिलरी का कंसर्न है, मुझे सेक्टर है, मुझे लगता है समथिंग लाइक एन एक्साइड लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग एट द मोमेंट। और टायर शेयर भी काफ़ी अच्छे रनअप कर चुके हैं, तो मुझे उसमें एकदम आई वुडंट बी इन अ हरी टू बाय द स्टॉक्स। सो आई थिंक आई वुड लुक एट समथिंग लाइक भारत फोर्ज ऑल्सो, slightly on a longer term, but Bharat Forge is not just a domestic play, it's a play on the recovery even in US and even in Europe. तो इसके लिए एक भारत फोर्ज उसमें और एक्साइड, ये 2 स्टॉक्स में जरूर हम ऑटो एंसिलरी में देखना पसंद करेंगे। जी, भारत फोर्ज और एक्साइड। इनफैक्ट मिस्टर भट्ट, स्पेसिफिक स्टॉक पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। रिलायंस काफ़ी ज़्यादा फोकस में है, न सिर्फ जो कि लॉन्च की वजह से, बट बिसाइड्स दैट जीआरएम्स में भी जो ग्रोथ दिखी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, क्या आपको लगता है कि रिलायंस कैन बी वन ऑफ द लीडर्स जो कि इस रैली को आगे ले जाएंगे मार्केट के अंदर? देखिए, रिलायंस जिस तरह से अभी तक जिसका उसका परफॉर्मेंस था, कुछ मतलब पिछले 2-3 साल में, 2 साल में खास करके कुछ खास नहीं रहा है, और जिस तरह से निफ्टी आगे बढ़ गई है और रिलायंस पीछे रह गया है, तो मुझे लगता है इन दैट जो रीशफल होते रहता है निफ्टी के जो मूवमेंट्स में, निफ्टी स्टॉक्स के मूवमेंट में, उसमें लग रहा है शायद अभी रिलायंस की बारी होगी, बिकॉज टाइम वाइज अच्छा करेक्शन दे दिया है उसने, और अभी शायद इट इज एमर्जिंग एंड इट में सर्टनली शो अ गुड अप्रिसिएशन, बट आई विल पुट इट और ड्यूरेशन ऑफ 15 to 18 months। और जिस तरह से जियो का लॉन्च है, इट विल बी वेरी क्लोजली वॉच्ड, बिकॉज अभी इसमें किस तरह से इन लोग क्लाइंट एक्विजिशन करते, कितना बड़ा होगा और कभी इसके इन्वेस्टमेंट्स में रिटर्न आएगा, ये सब एक सेपरेट चैप्टर बाय इटसेल्फ है। जी मिस्टर भट्ट, रिलायंस की बात हुई है, रिलायंस जियो का जिक्र हुआ है, तो मैं टेलीकॉम कंपनीज पर भी आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। अभी आपका थॉट प्रोसेस क्या है? क्या आपको कोई बॉटम वैल्यू यहाँ पर नजर आ रही है? क्योंकि रिलायंस जियो के आने के बाद और जो ये मेगा स्पेक्ट्रम ऑक्शन ऑन है, इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि छोटे प्लेयर्स के लिए अब इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ही इस कंपटीशन को मीट कर सकते हैं। तो ऐसे में अभी प्राइस अप्रिसिएशन वाइज देखें तो रिटर्न्स तो इन स्टॉक्स की ओर से भी नहीं आए, पर चाहे वो भारती एयरटेल हो या फिर आइडिया सेलुलर हो या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन क्यों ना हो, नुकसान ही इन स्टॉक्स ने दिया है। लेकिन क्या कोई बॉटम वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आ रही है, या फिर अभी आप अवॉइड कर रहे हैं इस सेक्टर को?
मेरे हिसाब से ये सेक्टर को थोड़ा बहुत अभी अवॉइड करना चाहिए और वेट करना चाहिए कि किस तरह से कंपटीशन पैन आउट होता है। सेकेंड बात ये भी नहीं भूल सकते कि जिस तरह से जो आरपू होता है और जिस तरह से रेट्स बहुत कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं, उस हिसाब से लग रहा है कि आरओईज भी कम हो जाएंगे। और अब तीसरी बात को अगर हम ध्यान रखें, द कैपिटल इंटेंसिटी ऑफ द बिजनेस, वेदर आप स्पेक्ट्रम ले लो या कौन से भी कैपेक्स ले लो, वो अभी भी काफ़ी हाई है। तो ये तीनों बात को ध्यान में रखते हुए लग रहा है कि शायद ये कंपनीज पे थोड़ा अभी एक वेट एंड वॉच पॉलिसी रखना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए लेने के लिए। जी, तो थोड़ा वेट एंड वॉच यहाँ पर रखा जाए टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। लेकिन इनफैक्ट कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी कंपनीज की अगर बात करें, आपको लगता है कि मॉनसून थोड़ा पॉजिटिव साइड पे रहा, फेस्टिव डिमांड भी अपसाइड है, Q2 नंबर्स कैसे रह सकते हैं और क्या वो ट्रू रिफ्लेक्शन होगा आने वाले क्वार्टर्स का? मुझे लगता है Q2 में इतना एक्सपेक्ट करना इज नॉट करेक्ट, क्योंकि ये पूरा इम्पैक्ट ऑफ मानसून और उसका जो इनिशियल एस्टिमेट्स ऑफ इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन आ रहा है, उसका पूरा इम्पैक्ट आएगा थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में, और खास करके नेक्स्ट ईयर में। और जहाँ तक ये 7th पे कमीशन का क्वेश्चन है, उसका भी इम्पैक्ट थर्ड या फोर्थ क्वार्टर में दिखाई देगा। तो सेकेंड क्वार्टर में मुझे लगता है इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ दिस। जी, लेकिन मिस्टर भट्ट, फेस्टिव सीजन क्योंकि अब शुरू हो चुका है और जिस तरह से आपने भी कहा कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेक्टर्स हैं जिनको काफ़ी होप्स हैं। अब तक इनफैक्ट आपको बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे कि कई कंपनियों से हमारी बातचीत हुई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस में बहुत हाई होप्स हैं, 20 to 30% तक की वो ग्रोथ प्रोजेक्शंस कर रही हैं। तो इन्हीं सेगमेंट से अगर कुछ स्टॉक्स पिक करने हो जिनको फेस्टिव सीजन का फ़ायदा पहुंचेगा, वो कौन से रह सकते हैं? आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं फेस्टिव सीजन और स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में डेडिकेटेड कंपनीज में से चॉइसेस क्या हैं अभी आपकी? Well, I think in this particular consumer space, I think the choices are not too many at the moment. हम देखें कि वोल्टास एक जरूर एक स्टॉक है जहाँ पर ओवरऑल दे शुड बेनिफिट from the consumer durables and the new segments that they are entering, so that should be quite good in the longer run. और अगर हम देखें कि जरा एक आउटलायर में थोड़ा बहुत वर्लपूल ठीक लग रहा है कि वर्लपूल में शायद अच्छा खासा मतलब if you take about 12 to 15 months, I think that it should be a quite rewarding. But otherwise, I think I would still look at something more other than some of these things. जी जी जी, तो वो अदर चॉइसेस हो सकती हैं, वो क्या हो सकती है मिस्टर भट्ट इसके अलावा? Well, I think अगर हम देखें कि समथिंग लाइक अगर हम मिड कैप स्पेस में बात करें तो मुझे लगता है कि आई एम टॉकिंग अक्रॉस द सेक्टर, समथिंग लाइक फॉर एग्जांपल आई विल से नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लुक्स प्रेटी गुड फ्रॉम दीज लेवल्स। आई थिंक सद्भाव लुक्स प्रेटी इंटरेस्टिंग फ्रॉम दीज लेवल्स। हेक्सावेयर जो है वो भी काफ़ी ठीक लग रहा है डिस्पाइट इट्स प्रेजेंस इन आईटी। तो मुझे लगता है इट्स अ मिक्स्ड बैग ऑफ सम ऑफ दीज थिंग्स। और जैसे मैंने एक्साइड ऑलरेडी आपको बताया कि एक्साइड भी एक मिड कैप में काफ़ी ठीक लग रहा है। जी मिस्टर भट्ट, आखिरी क्वेश्चन होगा आपसे। मिड कैप में आपने अपनी काफी सारी चॉइसेस बताई, लेकिन इन चॉइसेस में मुझे एक तो केमिकल सेक्टर का नाम नहीं नजर आया और एक दूसरा एनबीएफसीज। इन दोनों में जो ड्रीम रन हमने देखा है, ये डार्लिंग सेक्टर रहे हैं दोनों भी पिछले 6 महीने में। क्या ये आपको लगता है कि इन सेक्टर्स में बबल बिल्डिंग प्रोसेस शुरू हो गया है या फिर अभी भी स्ट्रेंथ आ सकती है? कोई नए निवेश के लिहाज से केमिकल्स में और स्पेशली एनबीएफसीज में कोई प्रेफरेंस है आपकी अभी? जहाँ तक केमिकल्स का क्वेश्चन है, हमने इतना डिटेल में स्टडी नहीं किया हुआ है और ये ज़रा सिक्लिकल होता है नेचर में, तो उसको एक टाइमली कॉल देना और सेक्युलर लॉन्ग टर्म कॉल देना मुश्किल हो जाता है। जहाँ तक फाइनेंशियल्स का सवाल है, मुझे लगता है कि एक स्टॉक मे नॉट नेसेसरीली बी अ मिड कैप बट समथिंग लाइक रिलायंस कैपिटल लुक्स प्रेटी गुड एंड इंटरेस्टिंग। अगर हम उसको देखें कि जिस तरह से बाकी सब इन द फाइनेंशियल सेक्टर हैज गॉन अप, दिस कंपनी स्टिल इज अवेलेबल एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। अगर हम देखें कि जिस तरह से कंपनी प्रोसीड कर रही है, जिस डायरेक्शन पे जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद दे विल गेट रिड ऑफ ऑल द एक्सेस बैगेज
और उनका कोर बिजनेस को अगर हम मल्टीपल दें तो मुझे लगता है शायद यहाँ से एक 12 to 18 मंथ्स में इट कैन गिव गुड अप्रिसिएशन। जी, शुक्रिया मिस्टर भट्ट, आपने समेत या जी बिजनेस को मार्केट्स पर अपने व्यू शेयर किए और हमारे व्यूअर्स को भी बताया कि मिड कैप स्मॉल कैप में कौन से स्टॉक्स हैं जो वो खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर भट्ट फॉर बीइंग ऑन द शो। तो काफी सारे चॉइसेस यहाँ पर बताए मिस्टर भट्ट ने, लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग कि बैंकिंग और ऑटो जिन्होंने रिसेंट रैली को लीड किया वो आगे भी स्ट्रेंथ गेन करते रहेंगे और आगे मार्केट्स की रैली के बैकबोन आगे भी साबित होंगे।